हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गरूरों पे। और आज फिलहाल जैसा कि हमने पहले कल के दिन हम डिसाइड कर चुके थे कि 270 डेज लेफ्ट है हमारे 72 बीपीएससी को लेकर के, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इस पे हम लोगों ने पहले डिसीजन ले रखा है। आज हम प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और पूरे यूट्यूब पे ये मेरा दावा है कि पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए लगाए, अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड सबसे जबरदस्त कंटेंट कहीं मिलेगा तो वो आपका अपना चैनल गरूरो है। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को समझने के बाद आप अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके प्री एज वेल एज मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम फेज, जैसा कि हमने सबसे पहले चर्चा किया था कि इसका जो टाइम फेज है, इसका टाइम फेज 1707 जबकि औरंगजेब की मृत्यु होती है वहां से लेकर के 1947 यानी कि हमारा जो देश आजाद होता है वहां तक होता है। अब यहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1707 यानी कि औरंगजेब की जब मृत्यु होगी, तो वहां से हम लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री दोनों देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सो यहां से अच्छे से समझिएगा। साथ में ही इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो सभी आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहां आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बातें करें तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो जरूरी हो जाता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री आप कैसे पढ़ोगे, तो सबसे पहला फेज जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 1707 से लेकर के 1756 यानी कि 1 साल पहले, आपके मेरठ के क्रांति से पहले। अब यहाँ कैसे पढ़ेंगे, तो एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझिए यहाँ कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहीं से आपका जो मध्यकाल है ये खत्म हो जाता है और आधुनिक काल जो है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कहां होती है, तो औरंगजेब के बाद वहां के जो मुगल बादशाह है वो इतना योग्य नहीं होता। 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है तो इसी के साथ हम लोग जो है वो मुगलों का पतन समझते हैं, क्योंकि इसके आने वाले जो भी आगे के राजा हैं वो उतने योग्य नहीं है जितने औरंगजेब रहे हैं। यहां पे आप देखोगे कि मैं आपको आगे चार्ट में प्रॉपर दिखाऊंगा, जैसे एक रीजन निकल करके आता है कि क्यों 1707 से हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास का नींव रखते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि जैसे ही आपका मुगल साम्राज्य कमजोर होता है वहां से बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो है अस्तित्व में आने लगते हैं। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि औरंगजेब के मरने के बाद जो आगे के राजा हैं उतने योग्य नहीं हो पाते हैं, रीजनल पावर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब जैसे ये जो आप देख रहे हो द लेटर मुगल्स में आपको यहाँ पे ये समझना है कि 1707 के बाद कौन कौन से यहाँ के शासक आए हैं, और ये जो शासक आए हैं तो क्या ये इतने मजबूत रहे हैं या नहीं रहे हैं, उस चीज को समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना होगा। इस चार्ट को समझाने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा और इसको अच्छे से जो है यहाँ पे बड़ा कर देता हूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है। इस डिटेल में आप देखिए कि लेटर मुगल की अगर हम बात करते हैं तो 1707 यानी कि 1707 में जो है ये तो औरंगजेब आपका खत्म हो जाता है। औरंगजेब के खत्म होने के बाद 1748 तक मुगल पीरियड चलता है, लेकिन मुगल पीरियड उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। क्यों, तो यहाँ सबसे पहले जो राजा आते हैं वो आते हैं बहादुर शाह प्रथम, यानी 1707 में औरंगजेब मर जाता है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी याद मत कीजिएगा, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे, तो फ्रेम करते हैं पूरे समय को। 1707 में मुगल जो है उसमें औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है हमारा बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 तक रहता है। बीपीएससी यहां से ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, बस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें
बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहते हैं। शाहे बेखबर कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा राजा जिसको अपने साम्राज्य से कोई लेना देना ना हो, इसलिए क्योंकि ये 63 वर्ष यानी कि 63 इयर्स के जब थे तब इन्हें राजा बनाया गया था। ठीक है, अगर ये कहा जा सकता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती तो शायद ये राजा नहीं ही बनाए जाते। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चीज है। अब यहां पे आप देखोगे कि एक कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे की फैक्ट्स लिखे हैं कि संभाजी के पुत्र साहू को रिहा किया था और मेल मिलाप की नीति लाई थी। तो ये चीजें जो है आपको बस देखना है, देख के सुनना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जहां पे मुझे लगेगा कि आपको इस पॉइंट पे समझाना चाहिए वहां पे मैं उस टॉपिक को चर्चा जरूर करूंगा। दूसरा यहाँ पे आता है बहादुर शाह के बाद 1707 से 1712 जो है बहादुर शाह रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जहादार शाह जो है ये आते हैं, ये आपके 1712 से 1713 यानी कि 1 साल का ड्यूरेशन इनका होता है, जिसको लंपट मूर्ख राजा कहा गया है। इसलिए लंपट मूर्ख राजा कहा गया है क्योंकि इनका जो डिसीजन था वो उतना योग्य नहीं रहा है। अगर आप यहां देखोगे कि इनमें राजा बनने की योग्यता जो है वो स्वयं न रह करके इन्होंने अपने वजीर जुल्फिकार खान की मदद से जो है गद्दी पर बैठने में हेल्प लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं याद करना है, बस समझते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि इन्होंने बस एक फ्रेमिंग, ये जो रिवेन्यू फार्मिंग है ये स्टार्ट किया था, यानी कि खेती के ऊपर जो लगान वाली सिस्टम है कि अगर खेती होती है तो कितना परसेंटेज हम लेंगे, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। बस इतना समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फर्रुख सियार। अगर आप देखोगे फर्रुख सियार को तो आपको बस इतना याद रखना होगा क्योंकि फर्रुख सियार ने जो है एक शाही फरमान जारी कर दिया था, इसलिए फर्रुख सियार का नाम चर्चा में आता है। लेकिन 1707 में औरंगजेब मर जाते हैं, 1707 के बाद बहादुर शाह आते हैं, उसके बाद जहादार शाह आते हैं, फिर फर्रुख सियार आते हैं। फर्रुख सियार का चर्चा इसलिए होता है क्योंकि इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, डरपोक के नाम से जाना जाता है। और आपने सैयद बंधु का चर्चा सुना होगा, तो उन्हें किंग मेकर कहा जाता था, तो जिसके सहारे ये गद्दी पे बैठे थे। अदरवाइज आपको यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब 1717 में जो है ना, इन्होंने शाही फरमान दिया जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, और इसमें उन्होंने जो अंग्रेज है उसको बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की जो है वे इजाजत दे दी थी, तो इसी को जो है शाही फरमान कहा जाता है। इसलिए फर्रुख सियार जो है ये यहाँ पे चर्चे में आ जाते हैं। अब आपका फर्रुख सियार के बाद आता है कौन? तो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के बीच में आता है। इन्हीं का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इसलिए क्योंकि इन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट रहता है, अलग अलग जो फील्ड है। जैसे इसके समय में साम्राज्य जो है टूटने लगा था क्योंकि ये साम्राज्य से ज्यादा नृत्य में, साम्राज्य से ज्यादा म्यूजिक में, इन सब चीजों में इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। लेकिन इन्हीं के समय में जो है नादिर शाह आया था, यानी कि 1739 में आक्रमण किया था, और इससे मयूर सिंहासन लेकर के जो है वो चला गया था। मयूर सिंहासन का एक नाम है तख्ते ताऊस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं तख्ते ताऊश। ठीक है, ताऊश। बस इतना एक पॉइंट याद रखिएगा कि मयूर शाह को, क्योंकि अगर मान के चलिए फैक्ट पूछता है तो मयूर सिंहासन को क्या बोलते हैं, तो तख्ते ताऊश। बस इतना याद रखना है। तो ये इसके टोटल टाइम फ्रेमिंग फेज थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे इन्फोग्राफी के माध्यम से समझा दिया है। अब आपको यहाँ पे चाहो तो आप इसको रिकॉल कर लो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। अब इन सब चीजों को समझ लिया आपने, ये आपने समझ लिया कि 1707 में औरंगजेब की जो है ये मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कैसे आगे के जो राजा है वो बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये समझो कि जैसे ही मुगल कमजोर होता है तो वहां से छोटे छोटे जो है वो साम्राज्य निकल करके आते हैं, जिसमें से आपका कौन कौन सा साम्राज्य है वो समझिए। तो साम्राज्य जो निकल करके आते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जो राज्य निकल करके आते हैं, उसको 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला आता है उत्तराधिकारी राज्य, यानी कि सक्सेसर राज्य। ठीक है,
क्या होता है सक्सेसर स्टेट, ये समझिए। तो ये पहले समझिए कि मुगलों की कमजोरी का लाभ उठाकर 18वीं सदी में 3 प्रकार के राज्य निकल करके आए। अब आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि 1707 में औरंगजेब चला गया, औरंगजेब के जाने के बाद 3 तरीके के राज्य जो है वो अस्तित्व में आए। ये हम लोग पढ़ते हैं राइज ऑफ किंगडम्स में। 3 तरीके के आए, जिसमें पहला है उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी कहने का मतलब है कि अगर उस राज्य के अंतर्गत कोई ऐसा राज्य रहा हो, जब मान के चलिए सिंपल फॉर्मेट में समझिए कि जब आपके पापा, ठीक है, उसकी संपत्ति उनकी संपत्ति आपके पास आएगी तो आप उनके उत्तराधिकारी बन जाओगे। सेम उसी तरीके से मुगल साम्राज्य के छत्र छाया में जो राज्य पल रहे थे, मुगल के कमजोर होने के बाद जो अस्तित्व में आ गए, उन्हें उत्तराधिकारी राज्य के कैटेगरी में रखा जाता है। कौन कौन से हैं तो वो समझिए। तो उत्तराधिकारी के राज्य के अंतर्गत 3 यहां पे आते हैं। पहला आता है हैदराबाद, दूसरा बंगाल और तीसरा अवध। समझ में आ गया? 3 आता है, हैदराबाद आता है, बंगाल आता है और अवध आता है। यहां पे सबका समय सारणी दिया हुआ है। 1724 में हैदराबाद, 1717 में बंगाल और 1722 में अवध। इतना आपको माइंडसेट कर लेना है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। बंगाल पे चर्चा करेंगे, अवध पे चर्चा करेंगे और हैदराबाद पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप बस इतना जान लो कि हैदराबाद आया है, बंगाल आया है और अवध आया है। इसको उत्तराधिकारी राज्य इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मुगल के छत्र छाया में जी खा रहा था। लेकिन जैसे ही मुगल कमजोर होने लगते हैं, वैसे ही ये जो है अपना अस्तित्व दिखाने लग जाते हैं। इतना समझने के बाद आपको जो है थोड़ा सा और समझना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये समझ लो। अब इसके बाद आपको समझना है विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य क्या होते हैं तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। यानी कि ऐसा राज्य जो मुगल जब ताकतवर था, ठीक है, जिस समय मुगल ताकतवर था उस समय भी ये राज्य जो है रहे हैं, पहले भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ये राज्य उस समय भी मुगल के विद्रोह में ही रहे हैं। ठीक है, वो राज्य उस समय भी मुगल के विद्रोह में ही रहे हैं। और तीसरा आपके सामने जो निकल करके आता है वो तीसरा है इंडिपेंडेंस स्टेट। कौन सा है तो इंडिपेंडेंस स्टेट, जो कि पहले से ही आजाद थे। ना तो मुगल का वहां पे शासन चलता था, ना ही उनका कोई नियम चलता था। तो 3 कैटेगरी के राज्य हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपका हैदराबाद है, ठीक है, दूसरा आपका अवध है, तीसरा आपका यहाँ पे जो है वो बंगाल है। उसके अलावा मैसूर वगैरह पढ़ोगे तो मैसूर वगैरह जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैसूर जो है ये आपका आता है इंडिपेंडेंट में। मैसूर में कौन थे तो हैदर अली थे। ठीक है, अब उसके बाद राजपूत जो है उनका आप पढ़ोगे जयपुर में या आमेर वगैरह में जो है उनका। इन सभी के बाद आपको जो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन इसमें अभी मैं मर्ज करूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे मर्ज नहीं करूंगा। राइज ऑफ किंगडम करके हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर कि बंगाल का नवाब कौन था, बंगाल अस्तित्व में कैसे आया, हैदराबाद का कौन था, अवध का कौन था, अजमेर क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को हम लोग जो है वो प्रॉपर पढ़ेंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपका नोट्स प्रॉपर बनते चला जाए। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो आगे देखिए कि बंगाल स्पेशल, यानी कि यहाँ पे बंगाल और बिहार दोनों, हम बिहार स्पेशल भी करते हुए आगे पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बंगाल बिहार का जो हिस्सा था तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बिहार स्पेशल फिर अलग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बीपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण जो पोजीशन है यहाँ पे, जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, वो आप देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 1733 में बिहार का नायाब नाजिम डिप्टी गवर्नर कौन था, तो ये बात किया जा रहा है आपका यहाँ पे। मैं आपको एक मैप के माध्यम से यहाँ दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपका एक मैप है, 18वीं शताब्दी का ये मैप है। अब इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं कि बंगाल का नवाब जो है मुर्शीद कुली खां यहाँ पे है। अब मुर्शीद कुली खां कौन है, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अभी आप एक रफ स्केच जो है वो समझते चले जाइए, ताकि आपको आने वाले क्लास में प्रॉपर नॉलेज होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये एक भारत का नक्शा है, ये 18वीं शताब्दी का नक्शा है। 1707 में जैसे ही औरंगजेब मरता है, कैसे साम्राज्य टूटता है वो इस नक्शे में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए तो ये बंगाल के क्षेत्र में देखो मुर्शीद कुली खां है। उसके बाद ये अवध का क्षेत्र हो गया आपका, ये जो है ये आपका दिल्ली हो गया जहां पे मुगल सत्ता थी। उसके बाद ये देखो सिख राज्य हो गया जो पंजाब वाले में है, ये राजस्थान वाले में राजपूताना हो गया।
यहाँ पे बंगाल और महाराष्ट्र के साइड में, सॉरी महाराष्ट्र के साइड में आपका यहाँ मराठा हो गया। यहाँ आप देख सकते हो मैसूर में हैदर अली, और यहाँ पे आप देख लो हैदराबाद। तो यही सारे राज्य को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैं बताऊंगा प्लीज उस चीज को वैसे फॉलो कीजिए। अभी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर बंगाल के बारे में, उसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे अवध के बारे में, उसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में, देन आफ्टर मैसूर के बारे में। तो एक एक करके उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए प्रमुख घटनाक्रम, यानी कि 1740 में, ठीक है, एक युद्ध होता है। ये युद्ध में जो है ना, गीरिया का युद्ध या फिर घेरिया का युद्ध, इसको 2 टर्म में बोला जाता है, गीरिया भी बोला जाता है और घेरिया भी बोला जाता है, ठीक है। गीरिया और घेरिया दोनों बोला जाता है। तो घेरिया के युद्ध में जो है ना 1740 में क्या होता है, तो सरफराज खान की हत्या कौन कर देता है, तो जस्ट यहां पे जो आपने देखा मुर्शीद कुली खां, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। पहले ये समझिए आप कि 1740 में इसने तत्कालीन नवाब सरफराज को हराकर बंगाल की गद्दी पर कब्जा किया, मुगल बादशाह को 2 करोड़ रिश्वत देकर मान्यता ले ली। ये चीजें आपको कंफ्यूज हो रही होंगी। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, जब आप बंगाल के बारे में पढ़िएगा तो बंगाल में आप देखिएगा कि मुगल से जैसे ही बंगाल आजाद होता है, उसके बाद क्या होता है कि वहां से उसके बहुत सारे जो सक्सेसर्स हैं वो वहां आते हैं, नवाब आते हैं। उसी में बंगाल का एक सूबेदार है, सूबेदार का नाम यहाँ पे आप देखिएगा मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो है ये किसका हत्या करता है, सरफराज का करता है। ये सारे आगे की कॉन्सेप्ट है, सो प्लीज इसको बस सुनना है आपको, अगले क्लास में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आपको घेरिया का युद्ध समझना है बिहार के प्रोस्पेक्टस से। दूसरा यहाँ पे मराठा संघ लिखना है, जिसमें 10 साल का युद्ध 1751 में उड़ीसा प्रांत मराठों को दे दिया गया। ये सभी चीजें आपको बंगाल के टॉपिक पे हम खत्म करने वाले हैं, ये यहाँ नहीं करेंगे, ये बंगाल के टॉपिक पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको स्किप करनी है। आप यहाँ पे देखो 1707 के बाद यहाँ पे मैंने जो है प्रॉपर और यहाँ पे डिटेल दे दिया है। यहाँ पे 3 राज्य हैं, उत्तराधिकारी राज्य, यानी कि ये बंगाल से सीधे निकल करके आए, सॉरी ये जो है मुगल राज्य से निकल करके आए हैं। ये आपके विद्रोही हो गया, मराठा हो गया, सिख हो गया, जाट हो गया। उसके बाद ये आपके स्वतंत्र हो गए, मैसूर और राजपूत। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो स्टार्टिंग से ही स्वतंत्र है। तो ये प्रॉपर हमारा जो है ये टॉपिक है आज का। उसके बाद निष्कर्ष की बात करें तो 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना, और यहीं से जो है आगे 1757 में पलासी का युद्ध होता है। लेकिन पलासी के युद्ध से पहले हम लोग प्रॉपर बंगाल के बारे में कल समझेंगे। बंगाल के बाद हम लोग प्रॉपर जो है वो अवध और हैदराबाद के बारे में समझेंगे, देन मैसूर के बारे में समझेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे यहाँ पे आएंगे 1757 यानी पलासी के लड़ाई पे आएंगे। 1757 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पलासी के लड़ाई के बाद ही बंगाल का प्रॉपर जो नियंत्रण है वो अंग्रेजों के हाथ में आता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम फेज है। सो इसलिए यहां से जो अंग्रेज हैं पूरा अपना विस्तार कर लेते हैं भारत देश में। तो इसके आगे से जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही आज के इस वीडियो में। एंड लेकिन अब हमारा जो है बैक काउंटिंग करेंगे तो 270 वीडियो को अगर हटा दिया जाए तो कल हमारा 269वां वीडियो जो है अपलोड होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड करेंगे। वीडियो के साथ ना केवल आप सीखिएगा बल्कि एग्जाम में कैसे रणनीति बनाना है उस पर भी हम मिलकर के तैयारी करेंगे। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।